नमस्कार दोस्तों, मैं सविता शर्मा। हमारे प्रोग्राम खास मुलाकात में आज आपका स्वागत है। जयपुर में बरकत नगर में स्थित राजवंश पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हम आज आपको लेके चलते हैं और उनकी ऑनर सीता चौहान जी से आज आपकी मुलाकात करवाते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको मिलवाती हूँ आज स्कूल की डायरेक्टर सीता चौहान जी से। मैम, आपने ये स्कूल कब स्टार्ट किया? ये स्कूल की जो नींव रखी मेरे फादर इन लॉ श्री सोरन सिंह चौहान जी ने 1989 में। तो उन्होंने इस स्कूल को बहुत आगे ले जाने के लिए अपने प्रयास और सब कुछ किया। पहले ये स्कूल 2 शिफ्ट में चलता था क्योंकि आगे वाली बिल्डिंग थी। इसके बाद हमने जस्ट पीछे वाली बिल्डिंग परचेज की, तो अब स्कूल को हम एक ही उसमें चलाते हैं। और स्कूल का ये मतलब मुझे लगता है ये उनका लगाया हुआ पौधा है जिसको हम लोग सींच रहे हैं और बहुत सारी शाखाएं इसकी निकल रही हैं। धीरे धीरे हम एक नई ब्रांच डाल दी है मैंने। मुझे लगता है मैं हर साल एक नई ब्रांच डालूं, तो कहीं ना कहीं उनका सपना जो है ना वो साकार हो रहा होगा और ऊपर से वो देख रहे होंगे ना इस चीज़ को, तो बहुत खुश हो रहे होंगे। मैम, ये स्कूल आपका कहाँ से, कौन सी क्लास से कौन सी क्लास तक है? ये स्कूल प्ले ग्रुप से लेके 12th तक है। इंग्लिश मीडियम में सारी फैकल्टी हैं इसमें, आर्ट, साइंस, कॉमर्स, और दिन प्रतिदिन हम लोग उन्नति की ओर बढ़ रहे हैं। और अपना इस स्कूल में जितना मतलब मुझे लगता है कि बच्चों की जो ज़रूरत की चीज़ें हैं मैं उनको बहुत अच्छे से उन बच्चों को दे पाती हूँ। कई जैसे पढ़ाई है, चलो पढ़ाई को लेके हम कहते हैं कि चलो हम पढ़ाई करवा रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है मैं एक्टिविटी भी हैं उनकी, काउंसलिंग है, योगा है, NSS है हमारे स्कूल में, और ये अपना स्काउट भी है। तो बच्चों के लिए जो उनका एक माइंड है ना, तो वो किस तरफ डाइवर्ट हो सकता है, तो उसके लिए भी हम लोग बहुत सोच के और बहुत आगे कदम बढ़ा रहे हैं। मैम, आपको लगता है आप स्कूल के बच्चों की नींव पक्की कर पा रहे हैं ताकि वो आगे वाली स्ट्रगल लाइफ में अपने आप को स्टैंड कर पाएँ? बिल्कुल मैम, 100%। इसका मुझे लगता है कि हम लोग जो प्रयास कर रहे हैं वो सफल हो रहे हैं, और उसके लिए मैं बहुत अच्छे से संतुष्ट हूँ बच्चों से भी, और मेरा जो स्टाफ है वो भी बहुत अच्छे से इस चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं कि बच्चों को कहाँ प्रॉब्लम आनी है, क्या है। परसेंटेज का मैम बहुत अच्छा रहता है, बच्चों की स्टडीज़ भी हम रेगुलर रहती है, उसके अलावा हम एक्स्ट्रा क्लासेस ये सब करवाते हैं। मैम, आप बताइए, आप स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ कौन से ऐसे संस्कार हैं जो बच्चों को देने चाहिए, जो हमारे समाज में उनको गिनती में आने के लिए उत्सुक करें? मैम, बच्चों के जो संस्कार हैं, मुझे लगता है कि संस्कार वैसे तो पहली जो सीढ़ी होती है माँ देती है, घर से मिलते हैं। दूसरी सीढ़ी स्कूल हो जाता है। तो स्कूल में हमारे यहाँ नो गुड मॉर्निंग, स्कूल जैसे गेट पे बच्चे आते हैं तो वो चरण स्पर्श करते हैं, तो वो चीज़ एक बहुत अच्छे से होती है। फिर हमारे यहाँ जो प्रेयर होती है उसमें हम गायत्री मंत्र है, सरस्वती मंत्र है, गुरु मंत्र है, तो और जो संस्कार की वैल्यूज़ हैं वो हम उनको बताते हैं कि आपको किस तरह से अपने पेरेंट्स से, अपने ग्रैंडफादर मदर से, अपने भाई बहन और स्टाफ जो टीचर हैं हमारे, उनसे किस तरह से वो अपनी बात करें और अपनी सारी बातें कह सकें। दोस्तों, मुझे ये लगता है राजवंश पब्लिक स्कूल में एक घर जैसा, परिवार जैसा माहौल है, तो बच्चा अपने दुख सुख भूल करके मैम से बिल्कुल अपनी एज ए मदर बात कर सकता है और अपनी सारी बातें उनको क्लियर करके अपनी बातों को आगे रख सकता है, ताकि उसको डर नहीं लगे और अपनी ज़िंदगी के आगे कुछ भी करने के लिए वो मैम से डिस्कस कर सकता है। तो मैम से बहुत ओपन बात करते हैं बच्चे। तो मैम, आप बताइए, आपको 35 वर्ष हो गए। 35 वर्ष बहुत लंबा पीरियड होता है, और आपने कोई अपनी ब्रांच भी स्टार्ट की है क्या? 35 वर्ष में बहुत बड़ा अनुभव है कि बच्चों के प्रति हमारा यही रहता है कि वो एक अपना शिक्षा के लिए बहुत आगे बढ़े। तो बच्चे जो हमें देते हैं ना, वो हमारा सबसे बड़ा अनुभव होता है। तो हमें कहीं ना कहीं बच्चों का जो रहता है उनका, हमें सर्वांगीण विकास हो, उनका बहुत मतलब बोझ नहीं हो, शिक्षा एक बोझ नहीं बननी चाहिए उनके ऊपर, तो बिल्कुल फ्री होके वो पढ़ सकें और अपनी बात कह सकें। और इसके लिए मैं कहती हूँ कि हमारा जो स्टाफ है उसका बहुत योगदान है। वो बच्चों को समझते हैं कि किस तरह से क्या करना, कैसे है। और जो नई ब्रांच की आपने बात की है, तो हमने नई ब्रांच अपनी WTP के पीछे, तो उस पे ब्लूम द मैनेज बाय राजवंश स्कूल,
तो नई ब्रांच डाली है वहाँ पे। मैं सोचती हूँ आगे से आगे एक नई ब्रांच होती रहे, अभी सेकंड हुई है तो आगे इस साल भी हम सोच रहे हैं कहीं पे एक नई ब्रांच और डालें। तो अनुभव तो यही रहेगा मैम, और आगे बढ़ते रहेंगे तो अनुभव भी बढ़ते रहेंगे। मैम आपने अपने स्कूल के एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा काम किया, तो आप मुझे बताइए बहुत सारे बच्चे मेरिट के लिए भी आए होंगे, बहुत अच्छे अच्छे पदों पे भी गए होंगे। बिल्कुल सही बात है मैम, आपने जो क्वेश्चन पूछा वो बहुत अच्छा है, क्योंकि राजवंश स्कूल के बच्चे आज हम कहीं भी जाते हैं तो हमको ज़रूर मिलते हैं कहीं ना कहीं। तो इसमें है जैसे पुराने स्टूडेंट हैं, अभी कई सारे जयन लगे हुए हैं यहाँ पे, तो इस तरह से मैं देखती हूँ तो बच्चे तो हमारे बहुत आगे बढ़ रहे हैं। तो एक दाताराम गुर्जर हैं जो आरएस हैं, वो भी हैं यहाँ पे लगे हुए हैं, और एक देशराज मीणा जिन्होंने टॉप किया था अपने आरएस में आके जाके। तो बच्चे बहुत जो हमें पता हैं और अभी मिल रहे हैं बच्चे, तो काफ़ी सारे बच्चे हैं जो बहुत आगे बढ़े हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि वो राजवंश स्कूल के बच्चे बहुत मेहनत भी करते हैं, तो मेरे लिए बहुत ही गौरव की बात है मैम। थैंक यू मैम आप एक सबसे बड़ी बात बताइए, क्योंकि आज का टाइम में बहुत ज़्यादा हाईटेक हो रहा है, डिजिटल हो रही है, और ये बहुत सारी चीज़ें यूज़फुल भी है और मिसयूज़ भी है। तो आप मुझे बताइए आप अपने बच्चों को किस तरह से गाइड करते हैं ताकि ये चीज़ें उनके लिए ट्रैक पे रहें, उस चीज़ का वो मिसयूज़ ना करें और अपनी लाइफ को स्पॉइल ना करें। आप मुझे प्लीज़ उस पर अच्छे से प्रकाश डालिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है। मैम डिजिटल चीज़ आते ही मैम समझ आता कि कोविड आया तो डिजिटल हमने क्लास कर दी, क्लासों को चलाया। एआई आ गया है आजकल, एआई भी बहुत आगे बढ़ रहा कि क्लास अब एआई से चल जाएगी, बच्चे उसी से लेकिन मेरा मानना ये है कि डिजिटल तो हम करते हैं, कहीं ना कहीं एक बाउंडेशन हो बच्चों के लिए कि इतना ही रहे, वो ज्ञान तो वो लें अच्छा, या मोबाइल पे हम कुछ दे रहे हैं। तो मेरे यहाँ सबसे बड़ी चीज़ जो है मैम वो ये है कि हम मोबाइल पर उनको कोई होमवर्क कुछ नहीं देते। जो हमारे क्लासरूम है वो डिजिटल हैं, जो हमारी वो क्लास में पढ़ाया जाएगा वो ही रहेगा। बच्चों को हम नो मोबाइल, स्टाफ भी हमारा कोई मोबाइल नहीं रखेगा, क्लास में नहीं रखते, सारे यहाँ काउंटर पे जमा होते। तो मैं डिजिटल में तो ये मानती हूँ कि जो एक्टिविटी हो या उनका कोई ऐसा चैप्टर है जो प्रैक्टिकल से रिलेटेड है तो उनको वो आना चाहिए, उसके लिए क्लास है। डिजिटल कोई वो नहीं है, डिजिटल एक अच्छी चीज़ है, अवेयरनेस है, लेकिन मुझे लगता है कई जगह वो मिसयूज़ भी करते हैं बच्चे। तो मैं उस मिसयूज़ को बहुत अलग तरीके से हटाना चाहती हूँ, तो बच्चों को भी नहीं लगता कि हमें मोबाइल पे कुछ करना है या ये है। कंप्यूटर लैब है हमारी पूरी, और इनके भी क्लासेस पूरी, बड़े बच्चों का भी 11th-12th का भी डिजिटल है सारा, तो टीचर और उनको पूरा गाइड करते हैं। तो कहीं ना कहीं मेरे बच्चे इस तरह से नहीं करते हैं कि उनको कोई भी मिसगाइड करे और डिजिटल की तरफ वो ज़्यादा बढ़े, इस तरह की चीज़ें वो नहीं करते। और हम भी नहीं चाहते कि बच्चे ना मिसगाइड हो। आजकल सबसे ज़्यादा बच्चे मोबाइल का यूज़ करते हैं, मोबाइल पे वो अच्छी चीज़ ना देख के कुछ ना कुछ ऐसा देखेंगे कि जो उनका माइंड भी बहुत उस तरफ जाता है कि वो आगे के लिए घातक ही रहता है। तो कहीं ना कहीं वो बच्चों को भी, पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो मोबाइल और डिजिटल चीज़ें ये देखें कि वो कर क्या रहा है, वो चीज़ ज़रूरी है। पेरेंट्स का भी ध्यान है, स्कूल में बच्चा आता है तो हम उसका पूरा ध्यान रखते हैं, उसके अलावा पेरेंट्स की बनती है ड्यूटी कि वो क्या करें, कैसे रखें अपने बच्चों को, हम इस चीज़ से दूर रखते हैं। तो डिजिटल बहुत अच्छी चीज़ भी है और एक वो बच्चों के लिए घातक भी होती है। तो कहीं ना कहीं स्कूल में जो शिक्षा है वो डिजिटल भी है और ऑफलाइन भी रहती है, दोनों चीज़ें हैं। तो मेरे लिए डिजिटल का यूज़, एक अच्छा यूज़ ये है कि हम उसको पूरा कोर्स डिजिटल पे ही कराते हैं। तो मैम आप ये मानती हैं ये टेक्निक भी एक लिमिट के अंदर ही अच्छी है? बिल्कुल मैम, बच्चों का अगर विकास की जो दर है आज आप देख रहे हैं, तो बच्चे ना कहीं अपने संस्कार भूलते जा रहे हैं। उनमें बिल्कुल भी नहीं है, कोई भी अगर मिल रहा है या वो बैठे हैं तो उन्हें ये नहीं लगता कि हमें संबोधन भी करना है। वो अपना मोबाइल है, मोबाइल पे बात कर रहे हैं, उसको यूज़ कर रहे हैं। तो मुझे लगता है ये थोड़ा कम होना चाहिए बच्चों के लिए। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि उनमें संस्कार आएँ, और वो संस्कार घर से भी मिलते हैं और स्कूल से भी मिलते हैं। वो मतलब एक टीचर भी देता ही है उनको संस्कार। तो ये सब चीज़ बच्चों का विकास बहुत अच्छे से हो सकता है।
मैम आप ये मानते हैं कि पुराने ज़माने की पढ़ाई और आज के ज़माने की पढ़ाई में क्या डिफरेंस है? क्योंकि पुराने ज़माने में बच्चे वही बुक्स को पढ़ते पढ़ते आगे बढ़ रहे थे, पर आज का टाइम ऐसा लगता है मुझे कि उनका मानसिक स्तर इतना बढ़ गया है, तो उसके अकॉर्डिंग आप उनको किस तरह से लिमिट में रहते हुए आगे बढ़ा सकते हैं? क्योंकि ये हमारे भविष्य का बच्चे ऐसे हैं जो आगे हमारे भविष्य को बहुत उज्ज्वल बनाने की तैयारी में रहते हैं। आप मुझे बताइए उस पर आप कैसे वर्क कर सकती हैं? मैम मेरा ये मानना है कि बच्चों के विकास के लिए शिक्षा जरूरी है, पहले भी थी, लेकिन पहले इतना ये जो वर्क हो रहा है ना डिजिटल, हम सिर्फ बुक्स पढ़ते थे, हमें टीचर पढ़ाते थे, हम वो बुक्स पढ़ते थे तो उन्हीं से हम याद करते थे और आगे बढ़ते, रिजल्ट आता था। आज मुझे लगता है राजवंश स्कूल जो है बच्चों के विकास के लिए जो काम कर रहा है वो मैम ऐसा है कि हमारी जो क्लास चलती है उनकी, एक तो क्लास ये होती है कि क्लास चल रही है, उसके अलावा हमारी संडे एक्स्ट्रा क्लास होती है। अगर उनके जब एग्जाम्स आते हैं तो मैम अगर आज हिंदी का पेपर है और उसके बाद 4 दिन का गैप है और इंग्लिश का पेपर है, तो उसमें मेरा 4 दिन वो बच्चा घर पे नहीं रहता, वो बच्चा स्कूल ही आता है, हम उनके पेपर करवाते हैं। तो मुझे लगता कहीं ना कहीं आपको बच्चों को अगर कुछ देना है तो आप उनका जो विकास स्टडी जो आपके पास है आप उसको दीजिए ना, उनको कुछ अलग दीजिए, तो बच्चे अपने आप आते हैं। तो मेरे पास जो बच्चा आता है तो मेरा जो रिजल्ट है वो भी बहुत अच्छा जाता है, उसको मैं नहीं कह सकती इतना। तो मुझे लगता कि पहले से शिक्षा बेटर हुई है, पहले से बहुत अच्छा हुआ, लेकिन बच्चों का जो मूल अधिकार है अपनी चीज़ों से भटकते जा रहे हैं बच्चे। तो वो भटकाव ना हो, बच्चे की काउंसलिंग होनी चाहिए। बच्चे को हम समझते हैं कि बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, पता होता है, मालूम चल जाता है। क्लास चल रही, मैं कैमरे देखती रहती हूँ कंटिन्यू, बच्चों को बुलाती हूँ, मैं बाकायदा काउंसलिंग भी करती हूँ उसकी। तो मुझे लगता है यही अंतर आया पहले से और अब में। मैम आप ये बताइए कि अब हम बच्चों के ऊपर आज हम सुन रहे हैं कि कोटा में हो रहा है या कई जगह हो रहा है कि बच्चों के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं माँ बाप, और उनको ये कि हमें ये चाहिए आपसे, तो उस प्रेशर में आके बच्चे उसको संभाल नहीं पाते, सुसाइड कर लेते हैं। तो आपका उस बारे में क्या कहना है? मैम मैं ये जानती हूँ इस बारे में, अगर बच्चे सुसाइड कर रहे हैं तो इसमें सबसे बड़ी गलती जो है ना पेरेंट्स की होती है। पेरेंट्स चाहता कि हमारा बच्चा सिर्फ नीट ही करेगा, IIT ही करेगा। हमें अपने बच्चे को पहचानना है और उसे देखना है कि वो क्या कर सकता, हमें उसकी भावनाओं की कद्र करते हुए और उससे हमें पूछना है कि आपको बेटा क्या करना है, आप मुझे बताइए। हमें थोपनी नहीं है ना वो चीज़ें बच्चों पे। जब हम इस तरह से उनके ऊपर प्रेशर डाल देते तो बच्चा कुछ नहीं कर पाता है, वो सुसाइड ही करता है। इसलिए हमें अपने बच्चे को बहुत अच्छे से उससे बात करनी चाहिए, बेटा आप क्या लेना चाहते हो, बच्चे की जिसमें रुचि हो आप उसी में एडमिशन कराइए, तो बच्चा कभी भी सुसाइड नहीं करता है। ये थी मैम सीता चौहान जी, इनसे आज बात करके बहुत अच्छा लगा कि इनके मन में विचार में बच्चों को लेकर बहुत खुली चर्चा हुई है, और ये खुद नहीं चाहती कि बच्चों के ऊपर मानसिक दबाव बने और बच्चा किसी तरीके के प्रेशर में आके परेशान होता रहे। अब आप मुझे बताइए मैम, आप बच्चों के बारे और पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं ताकि बच्चों को और अच्छी सहूलियत मिल सके? देखिए मैम, मैं पेरेंट्स को यही कहती हूँ कि आप अपने बच्चे को जितना टाइम दे सकते हैं आप टाइम दें। आप ये नहीं है कि मैं वर्किंग हूँ, मैं टाइम नहीं दे सकती। वर्किंग वुमेंस भी बहुत टाइम देती हैं बच्चों को, तो आप अपने बच्चों को टाइम दें। स्कूल में टाइम टू टाइम आके आप मिलें कि आपका बच्चा क्या प्रोग्रेस कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। टीचर्स पेरेंट्स मीटिंग होती हैं तो उसमें यही होता है कि हम अपने बच्चे के बारे में पूरी जानकारी लेते हैं और इसका रिजल्ट मिलता। मैम अभी जो हमारा रिजल्ट आया ना मैम 100% है, 95 मार्क्स आए हैं, 95% 40 यशस्वी जैन है। तो मुझे लगता है उसके 100 में से 100 आए तो कैसे आ गए। तो कहीं ना कहीं वो बच्चे भी मेहनत करते हैं और हम भी मेहनत करते हैं। तो मेरा रिजल्ट मैम बहुत अच्छा है, 91% है। जो आर्ट्स के स्टूडेंट है निकिता मीना, उसका कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं है। तो ये बच्चों की खूबी है मैम, बच्चे अपनी स्टडीज़ को मुझे पूरा गिफ्ट देते हैं, तो मेरे लिए बहुत अच्छा होता है और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मेरा रिज़ल्ट इतना अच्छा आता है ना, तो मैं बहुत खुश होती हूँ। और यही राजवंश स्कूल की खूबी है कि बच्चे, भले पेरेंट्स बोलते हमारा बच्चा पढ़ नहीं रहा, तो हमने सोचा कि नहीं राजवंश में डाल देते हैं। तो राजवंश में जब बच्चा आता है तो पढ़ता। और मैम हमारे पास जो अभी पिछली साल हमारा एक बच्चा देहरादून स्कूल में एडमिशन हुआ है, तो अपॉर्चुनिटी तो बहुत सारी है ना मैम, जो मिलती रहती है मुझे, और मैं बहुत खुश रहती हूँ इस चीज़ से।
ये राजवंश परिवार भी पूरा योगदान अपना देता है। मेरा बेटा है तो वो अनिमेश चौहान पूरा डिजिटल संभालता है और मुझे बहुत सपोर्ट करता है। मेरी बेटी आकांक्षा चौहान मेरा इतना सपोर्ट करती है कि वो भी अपनी जितनी एक्टिविटी होती हैं, जितनी एक्टिविटी यहाँ पे होनी है सारी वो ही अपना करती है सब चीज़ का। तो अभी मदर्स डे भी सेलिब्रेट किया था उसने, सारी जयंती और सब हम मनाते हैं। तो बड़े उत्साह से हम ये सब कुछ करते हैं काम, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपके विचार सुनकर के मैम बहुत अच्छा लगा। आपके कितने खुले विचार हैं स्कूल के बारे में, और आप, मुझे लगता है आपके जैसे ही हर स्कूल के प्रिंसिपल के विचार होने चाहिए और डायरेक्टर के विचार होने चाहिए, ताकि हर बच्चे को अच्छा लगे स्कूल में आकर के। थैंक यू मैम, आपसे मिलकर के आपके विचारों को सुनकर के बहुत अच्छा लगा। अब हम लोग मिलने चलते हैं प्रिंसिपल नवल जैन जी से। हमारे साथ हैं दोस्तों आज राजहंस पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल नवल जैन जी। आज हम उनसे स्कूल के उद्देश्यों के बारे में जानकारी लेते हैं। राजवंश पब्लिक स्कूल का उद्देश्य उच्च शिक्षा और गुणवत्ता शिक्षा में देना हमेशा रहा है। स्कूल जब से हमने स्टार्ट किया है, स्कूल को हमने 1989 में जब स्टार्ट किया, तब से मैं पहले दिन से इस स्कूल में कार्यरत हूँ और आज मुझे काम करते हुए 35 साल हो गए। इस 35 साल में इस स्कूल को बहुत बिगनिंग से हमने स्टार्ट किया और उससे लेके आज बहुत ऊंचाइयों पर ले गए हम। इसमें कई तरीके की जो एजुकेशन में मतलब जो ऊंचाई हमें हासिल करनी थी हमने हासिल की है और भी आगे हम हासिल करते रहेंगे। इसमें पेरेंट्स का, टीचर्स का और भी जो सेमिनार्स वगैरह हम कराते हैं उन लोगों का बहुत योगदान रहता है। एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन जो है, इस क्वालिटी एजुकेशन को देने के लिए हमें बहुत को-करिकुलम एक्टिविटियाँ करनी पड़ती है। हमारे यहाँ हमने बहुत सारे स्पोर्ट्स की एक्टिविटियाँ भी की हैं। डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल के गेम्स भी हम कराते हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ एनएसएस और स्काउट जैसी एक्टिविटी भी संचालित है और बच्चों का जो रिज़ल्ट है उस रिज़ल्ट के लिए हम समय समय पर मॉक टेस्ट कराते हैं। उससे उनकी जो क्वालिटी एजुकेशन है उसमें निरंतर इम्प्रूवमेंट होता रहा है। और इसके अलावा बच्चे जो हैं वो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बहुत अच्छे अच्छे पदों पर यहाँ से पहुँचे हैं। वो कारण यही है कि क्वालिटी एजुकेशन है। उस क्वालिटी एजुकेशन को अगर हम नहीं दे पाते तो बच्चे फिर उतनी ऊंचाइयाँ नहीं छू पाते। और बेसिकली इसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि इसमें पेरेंट्स का भी बहुत योगदान रहता है। पेरेंट्स जो है वो हमारे साथ अगर वो सपोर्ट करते हैं तो वो बच्चा निश्चित रूप से अच्छी सफलता अर्जित करता है। और जो पेरेंट्स क्या करता है कि वो छोड़ देता है कि भाई ठीक है, स्कूल मैंने बच्चे को भेज दिया, अब स्कूल वाले इसको देखेंगे, तो वो बच्चा उतनी ऊंचाइयों को नहीं छू पाता। कारण क्या होता है, उस पर बराबर टेस्ट नहीं हो पाता है, उसकी जांच नहीं हो पाती है। तो फिर वो कहीं न कहीं या तो स्कूल को धोखा दे रहा है या वो अपने पेरेंट्स को धोखा दे रहा है। पेरेंट्स को हम कई बार कहते हैं कि भाई ठीक है, स्कूल बहुत अच्छे, सभी स्कूल अच्छे हैं, ये भी स्कूल अच्छा है, हर स्कूल अच्छी पढ़ाई कराता है, लेकिन होता है उसमें सबसे बड़ी जो चीज़ आती है निकल कर, वो आती है उस पर मॉनिटरिंग की। अब मॉनिटरिंग दो तरीके से होती है, एक तो स्कूल लेवल पर होती है और एक पेरेंट्स देखता है। तो हर स्कूल अपनी अच्छी मॉनिटरिंग करता है, लेकिन जब तक पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं होता तो वो प्रॉपर नहीं हो पाता। क्योंकि मतलब इसको चलाने के लिए एक साइकिल है, दो पहिए हैं। अब एक पहिया काम कर रहा है, दूसरा पहिया अगर काम नहीं करता है तो एजुकेशन उसी जगह उस बच्चे की रुक जाती है और उसका विकास भी उसके साथ रुक जाता है। सर, बहुत बड़ी बात है कि आप 35 साल से आप इस स्कूल में, आपको ऐसा स्कूल में ऐसा क्या लगा कि आप कंटिन्यू यहाँ पर रुक गए? वरना लोग साल में, 2 साल में, 4 साल में इतना लंबा टाइम कहीं पर नहीं लगाते। आप मुझे बताइए, आपके स्कूल में ऐसी क्या क्वालिटी है या आपको यहाँ पे क्या अच्छा लगा कि आप यहाँ पे इतने साल लंबा टाइम तक रहे हैं? मैडम, इसके पीछे बेसिकली क्या है कि मैं जब आया था तो मैं एक तरीके से यही कहूँगा, हालांकि 18-19 साल का जो है वो बच्चा नहीं होता है, एक युवावस्था में आ जाता है। लेकिन जिनके साथ मैंने अपना मतलब ये जीवन, वर्किंग जो जीवन है वो स्टार्ट किया, मैं सोरन सिंह जी चौहान जो हमारे संस्थापक थे इस स्कूल के, उनके साथ मैंने काम किया।
उन्होंने बेसिकली क्या है कि ये जो स्टार्टिंग की, तो स्टार्टिंग वो बैठते थे और बताते थे कि भाई तुम्हें ऐसे काम करना। उन्होंने खुला मैदान दिया कि ये मैदान है, इस मैदान में आप, शिक्षा का क्षेत्र का मैदान है, इसमें आप दौड़ो, मैं पीछे हूँ। और सही मायने में बता रहा हूँ कि आज जिस भी ऊंचाई पर राजवंश स्कूल, या मैं व्यक्तिगत, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, राजवंश स्कूल तो आज भी ऊंचाई है और मैं नहीं रहूँगा तब भी ऊंचाइयों पर रहेगा। लेकिन मैं अपने जीवन में बताऊँगा कि उनमें उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। उनके साथ मैंने बहुत लंबा काम किया, करीब करीब ये मान के चलिए उनके साथ मैंने 25 साल तक काम किया। तो 25 साल में उन्होंने मुझे बस मैदान, ये मैदान है, इस मैदान में आप खेलो और काम करो, और कहीं कोई किसी तरीके की रोक टोक उनकी तरफ से थी नहीं। बस उनका एक मार्गदर्शन रहता था, उसके अनुरूप हम काम करते थे। और ये आप निश्चित रूप से जानती है कि जब आपको खुला मैदान मिलता है, विश्वास मिलता है, सपोर्ट मिलता है, तो फिर आपको कहीं दूसरी चीज़ देखने की ज़रूरत नहीं होती। आर्थिक चीज़ होती है जीवन में, आर्थिक चीज़ आती है। मुझे भी बहुत सारे ऑफ़र कई जगह से आए कि नहीं आपको हम इतना पैसा ये दे देंगे, वो दे देंगे, लेकिन एक्चुअल में एक विश्वास और एक सीखने की जो चीज़ जिस व्यक्ति ने मुझे दी है, शायद पैसा वहाँ मिल जाता मुझे, लेकिन ये चीज़ें वहाँ नहीं मिल पाती। एक विश्वास होता है, एक सीखने को चीज़ें मिलती है, एक खुला मैदान होता है, लोगों से मिलने का, आपको बात करने का, मतलब एक खुली स्वतंत्रता जो होती है। जैसे आप अपना खुद का काम कर रहे हैं तो फिर आदमी दूसरी जगह क्यों जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है कि आपने अपना पूरा जीवन यहाँ पर समर्पित कर दिया। आप मुझे बताइए, आपके इस स्कूल के बारे में ऐसी क्या प्लानिंग है जो आप स्कूल को और ज़्यादा ऊंचाइयों तक लेके जा सकें? मैम, स्कूल के लिए यही मैंने बताया ना आपको कि मेरे संस्थापक जो रहे हैं उनका बेसिकली एजुकेशन से ही जुड़ाव था। वो मतलब उनको मैंने देखा है कि वो सुबह 4 बजे से लेकर रात को 11 बजे तब तक सोते थे ना, तब तक उनका दिमाग में एक ही चीज़ चलती थी कि मेरा इंस्टीट्यूशन, मेरे बच्चे, और एजुकेशन में मैं मतलब कोई एजुकेशन देते तो वो ये चाहते थे कि एजुकेशन में हम कोई नया सा नया मतलब ऐसी चीज़ करें जिससे हमारे जो बच्चे हैं या आगे जाके कोई अच्छी जगह पर पहुँचे, ऊंचाइयों को छुए। और उसी को लेकर आज हमारी जो डायरेक्टर मैडम अभी बैठी हुई हैं वो भी उन्हीं उद्देश्यों को लेकर काम कर रही हैं। तो मेरे को उनके साथ काम करने भी, उनका भी सोच वही है, उनकी भी सोच, उनका भी विश्वास मेरे साथ है। तो मैं उनके विश्वास पर खरा उतरने के लिए निरंतर रूप से नई नई प्लानिंग करता रहता हूँ कि भाई आज जैसे कहीं भी कहीं जो एजुकेशन का सिस्टम चल रहा होता है तो लेटेस्ट हम टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हैं। उस टेक्नोलॉजी को लेने के बाद में उस पर हम उसको क्रियान्वित में लाते हैं और नई से नई चीज़ उसमें हम लाते हैं। तो बेसिकली वही है कि मैंने आपको जैसे पहले बताया कि एजुकेशन में क्या होता है कि एजुकेशन में एक पार्ट नहीं चलता है, इसमें 3 पार्ट है। एक टीचर है, दूसरा स्टूडेंट है और तीसरा पेरेंट्स है। तो तीनों में मतलब डिलीवरी प्रॉपर होना चाहिए। टीचर की डिलीवरी प्रॉपर होनी चाहिए, स्टूडेंट अपना जो पार्ट है वो प्रॉपर डिलीवर करे और उसके साथ में पेरेंट्स भी उसको सपोर्ट करें, उसको डिलीवर करें। तो हमारी जो प्लानिंग है वो इसी तरीके की रहती है। बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उस एजुकेशन सिस्टम में टीचिंग के साथ हमारा जो टीचिंग पैटर्न है वो बेसिकली बेसिक चीज़ें, जैसे बच्चे, छोटे बच्चे हैं, 5th क्लास तक का बच्चा है, अगर उसको प्रॉपर टेबल आती है, इंग्लिश की वोकैबुलरी आती है, हिंदी की राइटिंग आती है, इंग्लिश की राइटिंग है, बेसिक चीज़ें हैं ये। अगर इन बेसिक चीज़ों को हम लेकर एजुकेशन में चलेंगे छोटे बच्चों के साथ में, आप उनको बहुत सारी चीज़ पढ़ा दीजिए। बहुत सारी मैंने देखा है, आपने भी सुना होगा कि आजकल एक्टिविटी पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। हर स्कूलों में देखते हैं तो एक्टिविटी, बेसिकली एक्टिविटी आप कराइए, मैं भी कराता हूँ, ऐसा नहीं है मैं नहीं कराता, लेकिन क्या बेसिक जो चीज़ें हैं वो ये फंडामेंटल चीज़ें ही हैं। तो उनको आप इस तरीके से बच्चे को तैयार कर दीजिए कि आगे जाके उसको इन चीज़ों से, बच्चा मैथ से क्यों डरता है? क्योंकि उसको टेबल नहीं आती है। इंग्लिश से क्यों डरता है? क्योंकि उसको वोकैबुलरी नहीं आती है। हिंदी में लिखने में क्यों कतराता है? क्योंकि राइटिंग उसकी कमज़ोर है। तो वो कई जगह इल फील करता है। तो हमारा बेसिक फंडामेंटल है कि पहले इन चीज़ों को हम क्लियर करके चलें, देन इसके बाद में हम आगे की एजुकेशन पर फोकस करें। सर, आप मुझे बताइए, आपके स्कूल की ऐसी कौन सी क्वालिटी है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे पास आ सकें और सीख सकें और उनको लगे कि हम लोगों को यहीं आना था, उन पेरेंट्स को ये लगे कि हमने अपने बच्चों को एक बहुत अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाया जहाँ पे हम लोग भी बहुत रिलीफ में और हमारे बच्चों के एजुकेशन और फ्यूचर बहुत अच्छा ब्राइट होगा? आप मुझे बताइए। मैम, उसके लिए पहली चीज़ तो आपका देखिए, स्कूल कोई भी हो, स्कूल में सबसे पहली चीज़ है आपका एजुकेशन। आप एजुकेशन किस तरीके की डिलीवर कर रहे हैं। दूसरी बात है आपका बच्चा जो आ रहा है वो किस तरीके से आप उसको, कोई भी पेरेंट्स बच्चे को भेजता है तो ये स्कूल में चाहता है कि वो एक अच्छे संस्कार लेके चले। तो वो दूसरी चीज़ हमारे पास संस्कारों वाली बात है कि हम उसमें मतलब सभी करते हैं,
संस्कार तो सभी स्कूल देते हैं, स्कूल में संस्कार देने के लिए बच्चा आता है, लेकिन क्या होता है कि उसको जो आज के एनवायरनमेंट में जो चल रहा है, क्योंकि दूषित एनवायरनमेंट है, उस दूषित एनवायरनमेंट में कुछ पॉजिटिविटी लेके पेरेंट्स के लिए, टीचर के लिए ऐसा उसको एनवायरनमेंट दें कि वो सॉफ्ट रहे। तीसरी बात इसमें आती है कि स्कूल का जो रोल सबसे बड़ा रहता है वो बच्चे के मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट में रहता है, एजुकेशन के में नहीं रहता, ओवरऑल डेवलपमेंट जो होता है तो वो स्पोर्ट्स के द्वारा भी होता है, और उसके अलावा आपको ये कि बहुत सारी कल्चरल एक्टिविटी भी कराई जाती है। तो उसके आधार पर हम बाहर इन सब चीज़ों को प्रैक्टिकली कराते हैं, तो पेरेंट्स जो है वो देखता है कि हाँ इस स्कूल में ये सब चीज़ें हो रही है, तो क्यों ना मैं राजवंश स्कूल में जाऊँ। और एक दूसरा सबसे बड़ी बात क्या होता है कि एक लंबा टाइम हम लोगों को इसको इंस्टीट्यूशन को रन करते हुए हो गया, तो पेरेंट्स का एक विश्वास है कि हाँ हम वहाँ जा रहे हैं तो हमें कुछ अच्छा ही मिलेगा। क्योंकि अब जो जनरेशन आ रही है तो वो जिन बच्चों से हमने स्टार्ट किया था उनके बच्चे अब एजुकेशन में आ रहे हैं, तो जब वो निकल कर अच्छी अच्छी पोस्टों पे IAS RAS और बहुत जगह वो पहुंच चुके हैं, तो या उनके रिलेटिव्स पहुंच चुके हैं, तो एक वो भी रहता है कि ठीक है सीधा अपन राजवंश स्कूल में बच्चे को एडमिशन कराते हैं। तो उनका ये विश्वास है, इस विश्वास के कारण हम इस स्कूल को चला रहे हैं। आप मुझे एक बात बताइए, जो पुराने टाइम का समाज के विचार थे लड़कियों को, बच्चों को लेकर के एजुकेशन के लिए, और आज के समाज में आपको क्या चेंज लगता है, और आपको क्या चाहिए कि हमारे पुराने समाज के लोगों का विचारधारा अभी भी हम पर लादी जा रही है बच्चियों को लेकर, बच्चों को लेकर के, उसके बारे में क्या विचार? मैडम देखो, गर्ल्स एजुकेशन में बेसिकली क्या है कि अब ये डिफरेंस तो बिल्कुल करीब करीब क्या मतलब 100% ख़त्म हो चुका है। पहले था कि भाई ठीक है एक बच्ची है, हम सरकारी स्कूल में पढ़ा लेते हैं, या हम कहीं और पढ़ा लेते हैं, या हम घर रख लेते हैं। बेसिकली वो कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। अब लड़की और लड़के का डिफरेंस तो मैं 99% के 100% कह रहा हूँ कि आज हमारे पास या जहाँ कहीं भी पेरेंट्स पढ़ा रहे हैं तो ये चीज़ तो वो ख़त्म हो चुका है कि गर्ल्स और एजुकेशन नहीं होनी चाहिए या बॉयज़ एजुकेशन होनी चाहिए, लड़कियों पे को घर में काम करना चाहिए। तो ये कॉन्सेप्ट तो अब 100% मेरे विचार से बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। जहाँ मैं देख रहा हूँ, जिस समाज में हम रहते हैं या जो सोसाइटी में हम रह रहे हैं या जिनको हम देख रहे हैं, तो ये तो अब कॉन्सेप्ट बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। गर्ल्स एजुकेशन पर बराबर और ज़्यादा ध्यान गर्ल्स एजुकेशन, बल्कि बॉयज़ एजुकेशन से ज़्यादा गर्ल्स एजुकेशन में फोकस किया जा रहा है। कारण क्या, गर्ल्स का आउटपुट भी दे रही है। सबसे बड़ी बात क्या है कि लड़कियां लड़कों से अच्छा आउटपुट दे रही हैं। आपने अभी 12th के रिजल्ट्स जो आए हैं, उन रिजल्ट्स में भी आप देखोगे तो जहां रिजल्ट की क्वालिटी, ओवरऑल राजस्थान की बात बता रहा हूं कि गर्ल्स का परसेंटेज हर जगह हाई मिलेगा। आप हर स्कूल में जहाँ देखोगे शायद आपको ये मिलेगा कि गर्ल्स जो है वो शायद टॉप है। मैं आपको ये बहुत मतलब मैं मेरे स्कूल की बात करूँ, मेरे स्कूल में भी गर्ल्स टॉप है, तो सराउंडिंग जितने भी स्कूल हैं अगर आप उठा के देखेंगे तो सब में आपको टॉप पर जो मिलेगी वो लड़कियाँ ही मिलेंगी। तो एक्चुअल में क्या है, गर्ल्स ने भी इसको प्रूव किया है, पेरेंट्स ने नहीं किया, पेरेंट्स ने उनको दिया, लेकिन गर्ल्स ने उस चीज़ को महसूस किया है कि हमारे पेरेंट्स हम पर विश्वास कर रहे हैं, हमारे लिए एजुकेशन पर फोकस कर रहे हैं। तो गर्ल्स बहुत ज़्यादा आगे बढ़कर इस चीज़ को कर रही है। तो इसके लिए तो गर्ल्स सबसे ज़्यादा धन्यवाद की पात्र हैं कि वो उस चीज़ को यानी पेरेंट्स के विश्वास को जीत रही है। आप मुझे बताइए, आपके स्कूल में लड़कियों को लेकर के क्या सेफ्टी है? मैडम, गर्ल्स की सेफ्टी तो मेरे स्कूल में क्या, हर स्कूल में बहुत ज़रूरी है और हर स्कूल रखता है, मेरा स्कूल भी रखता है। एक्चुअल में लड़की जब घर से निकलती है और स्कूल आती है, स्कूल से घर तक जाती है, तो बेसिकली रास्ते की तो देखो आजकल यह है नहीं, लेकिन स्कूल में आने के बाद में, कैंपस में आने के बाद में घर पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी। अगर वो किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आती है तो हम उसके साथ में खड़े रहते हैं। मेरे यहाँ जो लेडी टीचर्स हैं वो बराबर उनको गाइडेंस देती रहती हैं, हर तरीके की चीज़ें उनको समझाते हैं। इसके अलावा बाहर से जो सोशल वर्कर्स आती हैं वो भी उनको समझाती हैं, गर्ल्स को भी, कि बेटा देखो ठीक है एजुकेशन आप कर रहे हो, लेकिन आपको समाज में भी रहना है, समाज को चलाना भी आपको है। बेसिकली समाज का जो संचालन होता है ना, हम सोचते हैं कि पुरुष चलाता, पुरुष समाज को नहीं चलाता, चलाती महिला ही हैं। क्योंकि संस्कार अगर किसी बच्चे को दिए जाते हैं तो वो माँ के द्वारा दिए जाते हैं। पहली जो एजुकेशन है, पहली जो स्कूल है वो माँ होती है या बहन होती है। वो अपने घर से, माँ से, बहन से संस्कार लेके बच्चा स्कूल में आता है, तो वो संस्कार यहाँ काम करते हैं। तो निश्चित रूप से इस चीज़ में तो हम भाग्यशाली हैं कि गर्ल्स की एजुकेशन में हम लोग, यानी वैसे भी हमारा ओवरऑल राजस्थान जो सरकार है वो भी इस पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है और करना भी चाहिए, और गर्ल्स एजुकेशन राजस्थान में सेफ है। सर, आपको लगता है कि आपके स्कूल में आकर के बच्चों का मानसिक विकास इतना अच्छा है कि वो आने वाले स्ट्रगल वाले टाइम में
अपने फ्यूचर में अपने आप को बहुत स्ट्रांगली प्रेजेंट कर पाते हैं? मैम मैं वही बात कह रहा हूँ, एक्चुअली में बच्चे को क्या होता है कि बच्चा जब स्कूल आता है, आप इस बहुत सारे, मैं आपको एक ही चीज़ कहा कि हर स्कूल का एक अलग मोटिव होता है कि आप किसी बड़े स्कूल में, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, बहुत बड़े बड़े स्कूल जयपुर में भी चल रहे हैं और सब जगह चल रहे हैं, बेसिकली वहाँ जाता है बच्चा तो वो लोग क्या करते हैं, एक बहुत बड़ा बैग बच्चे को पकड़ा देते हैं। मतलब मैं उस चीज़ को, मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ, मैं भी प्राइवेट स्कूल चला रहा हूँ, लेकिन मैं इस चीज़ के बिल्कुल खिलाफ हूँ। आप बच्चे को नॉमिनल बुक्स दीजिए जो उसको वास्तव में ज़रूरत है। उसको ज़रूरत होती है बहुत सारी चीज़ों में, जैसे मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया कि उसको टेबल, उसको इंग्लिश हिंदी की राइटिंग, इंग्लिश की बस इतना सब, मतलब आपको 3-4 साल तक तो इन्हीं पे फोकस करना। अगर आपने इसमें बच्चे को ट्रेंड कर दिया ना, तो इसके बाद में आप बच्चा कहीं भी, मतलब वो दबेगा नहीं। बच्चा जो है डरता है या दबता जब वो उसकी फाउंडेशन कमज़ोर होती है। और हम लोग बेसिकली क्या फाउंडेशन पर फोकस करते हैं। हमारा टारगेट ये रहता है कि बच्चे को स्टार्टिंग में जब आता है तो उसकी राइटिंग जो है वो इतनी फर्स्ट क्लास हो जाए, राइटिंग और उसके इंग्लिश की वोकैबुलरी, मैथमेटिक्स में टेबल और जो बाकी की जो चीज़ें वो इतनी मजबूत हो जाए कि वो आगे जाके फर्दर क्लासेज में उसको डर नहीं लगे। मैथ्स का, इंग्लिश का, उसका सोशल जो फाउंडेशन है वो अच्छी कर देते हैं, तो आगे जाके बच्चा उसमें डिफीट खाता नहीं है। उसको फिर वो एजुकेशन को बोरियत महसूस नहीं करता, वो उसमें इंटरेस्ट लेता है, उसमें मज़ा आता है उसको। क्योंकि आज जो जनरेशन है, आप कहीं भी जाके देख लो, सबसे ज़्यादा आपको दिखेगा बच्चा अगर डरता हुआ नजर आएगा, उसको डर लगेगा मैथमेटिक्स। तो एक्चुअल में क्या, इस डर को ख़त्म करने के लिए उसकी फाउंडेशन बहुत ज़्यादा मजबूत करने की ज़रूरत होती है और वो हम उस पर पूरा फोकस करते हैं। सर, आपका अपने स्कूल के बारे में क्या विजन है? मैम देखो, स्कूल के विज़न तो सभी का, मेरा विज़न है, सभी का ये चाहता है कि स्कूल जो है ठीक है आगे बढ़ता रहे, अच्छी जो नई नई ये ऊंचाइयाँ उनको छुएं, बच्चे हमारे साथ अच्छे अच्छे रिजल्ट्स दें, ऐसी कामना हम सबसे करते हैं और इन्हीं विजन्स को लेके हम स्कूल को संचालित भी करते हैं। हर साल हम एक नया टारगेट लेके चलते हैं कि ठीक है इस साल हमने इतना रिज़ल्ट अचीव किया, अगले साल और भी अच्छे। और बच्चे जब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में निकलते हैं स्कूल एजुकेशन के बाद में, जब वो कंपटीशन एग्ज़ामों में निकलते हैं और वहाँ सफलता अर्जित करते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है। और मैं यही चाहूँगा कि मेरे बच्चे जो यहाँ से निकले वो अच्छी अच्छी जगहों पर पहुँचे, स्कूल का नाम हो सके। तो दोस्तों, हम लोग अभी मिल रहे थे स्कूल के प्रिंसिपल नवल जैन जी से। सर, तो सर आप मुझे बताइए, आपका समाज के लिए, पेरेंट्स के लिए और बच्चों के लिए क्या ऐसा मैसेज है जो उनके लिए सक्सेसफुल का मंत्र बन जाए? देखिए, पेरेंट्स और समाज और इनके लिए यही है कि बच्चे, मैंने आपको बताया कि बच्चा जो होता है वो माँ के द्वारा संस्कारित किया जाता है। तो मैं पेरेंट्स में माँ सबसे पहला पेरेंट्स माँ है, दूसरा पेरेंट्स फादर है। तो मैं माँ से तो यही कहना चाहूँगा कि उसको संस्कार अच्छे दें, उसको ये बताएगी। एक्चुअल में क्या होता है कि अभी फैमिली डिस्टेंस बहुत बढ़ रहा है, पारिवारिक दूरियां बहुत बढ़ रही है, अब परिवार सीमित से होते जा रहे हैं। बच्चा न तो मामा को तो जानता है, लेकिन चाचा को और जो उस साइड की फैमिली है उससे वो थोड़ा सा कट ऑफ हो रहा है। तो मैं तो ये कहूँगा कि उन चीज़ों को भी माँ, और ये चीज़ स्कूल नहीं सिखा पाएगा, ये चीज़ें सिखाएंगी उनके पेरेंट्स, तो उनसे भी वो नज़दीकियाँ रखें। इसके अलावा जो स्कूल में जब आता है तो स्कूल में भी हम लोग ये कि एजुकेशन तो हम देते ही हैं, ये एजुकेशन भी हम उनको साथ में मतलब स्कूल से भी ये उम्मीद पेरेंट्स को करनी चाहिए कि ऐसा स्कूल हो जो उन बच्चों को ये चीज़ भी सिखाए कि भाई समाज में तुम्हें क्या क्या काम करने, पढ़ने तो ही, इसके अलावा समाज के लिए तुम्हारा क्या दायित्व है, तुम्हारी ड्यूटी क्या है समाज में। आपका पेट पालना या आपको नौकरी हासिल करना, अर्थ की ओर ही नहीं ले जाकर उसको समाज के लिए भी तैयार करना एक स्कूल का उद्देश्य रहता है। तो उस उद्देश्य को भी हम पूरा करना चाहिए। तो दोस्तों, हमारे साथ है राजवंश स्कूल के प्रिंसिपल नवल जैन जी। उनका विचार, उनके उद्देश्य और उनके विजन सुनकर के बहुत अच्छा लगा कि स्कूल के बारे में उनके क्या विचार है, समाज को लेकर के, बच्चों के लेकर के उनके क्या विचार है। धन्यवाद सर, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। हमारे प्रोग्राम खास मुलाकात में चर्चाओं का दौर ऐसे ही चलता रहेगा। अब हम जल्द ही मिलते हैं एक नए एपिसोड में।